हाँ, क्वेश्चन नंबर सीरीज 6 है और 6 का ये है हमारा पहला क्वेश्चन। एक बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। पुस्तक जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई? ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। तो ये बुक है एंजिल की बुक है, यानी कार्ल मार्क्स के साथ में जो काम कर रहे थे, इनके सहपाठी थे एंजिल, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। इस बुक में लिखा गया है कि राज्य क्यों बना है, राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई है। इसमें लिखा गया है कि राज्य की उत्पत्ति पूंजीपतियों के लिए हुई है, यानी पूंजीपति हमेशा बने रहे, उनकी रक्षा के लिए या संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया गया। इस बुक में ऐसा बताया गया है, एंजिल के द्वारा ये बुक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, ये कथन कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते किससे संबंधित है? तो ये स्टेटमेंट डाइसी, बर्लिन, लॉर्ड एक्टन और डार्किन चार चार आपके पास में थिंकर है। तो इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड एक्टन। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते, ऐसा लॉर्ड एक्टन के द्वारा कहा गया। ये आगे क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम स्वतंत्रता को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे समानता कम हो जाएगी। यदि कोई स्टेट है, एक्स स्टेट है, इसके अंतर्गत आप व्यक्तियों को ज्यादा स्वतंत्रता दोगे तो ऐसे में यहाँ पर व्यक्तियों की जो समानता है वो समाप्त हो जाएगी। समाज के अंदर जो समानता बनी हुई है वो कम हो जाएगी, और जैसे जैसे स्वतंत्रता आप दोगे वैसे वैसे जो संपत्ति है, संपत्ति पर अधिकार किसी एक व्यक्ति का हो जाएगा या किसी एक व्यक्तियों का समूह का हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप स्वतंत्रता बढ़ाओगे वैसे वैसे समानता कम हो जाएगी। ओके, इसको हम पूंजी के संबंध में देख सकते हैं, संपत्ति के संबंध में हम इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार ये चेंज आता है। तो जैसे जैसे स्वतंत्रता बढ़ेगी वैसे वैसे समानता कम हो जाएगी, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे जैसे समाज में आप समानता बढ़ाने का प्रयास करोगे वैसे वैसे समाज में स्वतंत्रता कम हो जाएगी। इसको आप समझ सकते हो उदारवाद के द्वारा। उदारवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता जरूर आपको देखने को मिलती है और सामाजिक समानता भी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जिस आर्थिक समानता की हम बात करते हैं और या हम राजनीतिक समानता की हम बात कर सकते हैं, इनडायरेक्टली हम बात कर सकते हैं, पावर में कौन आता है? जिनके पास में इकोनॉमी अच्छी हो, उनकी ओके पावरफुल हो इकोनॉमिक रूप से, वो ही लोग यहाँ पावर में आते हैं। तो स्वतंत्रता किन के लिए है? जो पावरफुल है, जिनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, स्वतंत्रता उन्हीं के लिए होती है। दूसरा क्या है? समानता। समानता को हम कैसे लाते हैं? समाजवाद, या इसकी नेक्स्ट स्टेज की हम बात करें तो साम्यवाद। तो जब हम समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा में समानता को लाने का प्रयास करते हैं, संपत्ति राज्य अपने अधीन करता है, तो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। व्यक्ति के पास में यहाँ पर कोई अधिकार इस व्यवस्था में नहीं होते हैं। तो ऐसे में लॉर्ड एक्टन क्या कहते हैं? जैसे जैसे स्वतंत्रता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे समानता कम होती जाएगी। और या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे जैसे समानता बढ़ेगी वैसे वैसे स्वतंत्रता कम होती जाएगी। दोनों एक दूसरे के विरोधी है, इनमें किसी भी प्रकार का सामंजस्य नहीं है। तो ये हो गए लॉर्ड एक्टन। इसके अलावा इसमें आप फ्रीडमैन को भी ऐड कर सकते हो। फ्रीडमैन, ओके, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। लॉर्ड एक्टन हो गया, फ्रीडमैन हो गया, और इसके अंतर्गत हम टैकविल को भी ऐड कर सकते हैं। टैकविल और पेरेटो। पेरेटो है, टैकविल है, लॉर्ड एक्टन है और फ्रीडमैन, ये सभी कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है, इनमें किसी प्रकार का सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर बी आंसर है। इसके अलावा जो आपके सामने लिखा है डी, टैकविल, फ्रीडमैन, एक्टन और परेटो, ये चारों भी आपको नोट कर लेना है। यदि लॉर्ड एक्टन आपके क्वेश्चन में नहीं, आंसर में नहीं आए, तो यदि टैकविल आए तो आपको ये कर देना, परेटो आए तो ये कर देना, फ्रीडमैन आए तो ये कर देना है, और बस इतना ही है। या लॉर्ड एक्टन आए तो ये कर देना। जो भी आपके आंसर में आए उसी को आप टिक कर देना।
ये इन्हीं से जुड़े हुए हैं। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, ये कथन किसका है? समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। यदि हम जैसे-जैसे समानता की तरफ लगातार बढ़ते जाएँगे, हमारे अंदर समानता की जो अभिलाषा है जैसे-जैसे ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, उससे क्या होगा, स्वतंत्रता की जो उम्मीद है वो व्यर्थ हो जाएगी, वैसे-वैसे स्वतंत्रता कम हो जाएगी। दोनों स्टेटमेंट एक ही, जो पहले हमने देखा वैसा-वैसा ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है। तो लॉर्ड एक्टन इसमें एक बार हम फिर से कर सकते हैं। ओके, ऊपर वाले में क्या किया था हमने? ऊपर वाले में भी हमने लॉर्ड एक्टन किया था और ये स्टेटमेंट भी वैसा ही है जैसा पहले था, बस इसका भाषा चेंज हो गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, फ्रांसीसी और अमेरिका क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया? फ्रांसीसी और अमेरिका क्रांति ने, तो इसके अंतर्गत प्राकृतिक अधिकारों का, वैधिक अधिकारों का, संवैधानिक ये हो जाएगा, नेचुरल राइट्स हो जाएगा, लीगल राइट्स हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो जाएगा और बाइबल में जो अधिकार लिखे गए हैं वो हो जाएगा। तो किसका समर्थन यहाँ पर किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके अंतर्गत प्राकृतिक अधिकार, फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने प्राकृतिक अधिकारों की बात की है, यानी स्वतंत्रता की बात की है, समानता की बात इनके द्वारा की गई है और एक प्रकार से इनको क्या माना गया? प्राकृतिक अधिकार माना गया है। ये दोनों क्रांति पर प्रभाव पड़ता है। अमेरिका क्रांति की बात कर सकते हैं, फ्रांसीसी क्रांति की बात कर सकते हैं। इनमें जॉन लॉक के विचार आपको देखने को मिल सकते हैं और जब इनका घोषणा पत्र आता है तो उसमें भी जॉन लॉक के जो विचार है उनको जगह दी जाती है, अच्छी खासी जगह इनको दी जाती है। तो ये क्या है, एक प्रकार से प्राकृतिक अधिकारों की बात इसमें की गई है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। स्वतंत्रता की यह परिभाषा किस विचारक से जुड़ी हुई है? तो इसके अंतर्गत रूसो, मोंटेस्क्यू, लॉक नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा, यानी अति शासन, या हम कह सकते हैं अति शासन को, यानी शासन ज्यादा कौन करता है? जब सरकार के पास में सभी प्रकार के अधिकार आ जाते हैं, जब सरकार के पास में अधिकार अधिक हो जाते हैं और व्यक्तियों के पास में केवल कर्तव्य बचते हैं, तो ऐसे में हम क्या कहते हैं? शासन अधिक हो रहा है, उनके पास में पावर है, सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। और जैसे-जैसे पावर सेंट्रलाइज्ड होती है वैसे-वैसे स्वतंत्रता कम हो जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ओके, जैसे-जैसे पावर बढ़ती है शासन की या सरकार की, वैसे-वैसे व्यक्तियों की स्वतंत्रता कम हो जाएगी। सरकार हमारे जीवन के प्रत्येक भाग में इंटरफेयर करना शुरू कर देता है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा स्वतंत्रता है वो लगातार कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता को डिफाइन किसने किया है कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम होता है? तो इसको डिफाइन किया गया है सीले के द्वारा। ओके, तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको भी आप ठीक से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है इसमें, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? अधिकारों का जो ऐतिहासिक सिद्धांत है उसका मूल विशेषता क्या है, ये पूछा गया है इसमें। अधिकार प्राकृतिक रूप के होते हैं। ओके, क्या ये नेचुरल होते हैं? आपको पूछा गया है ऐतिहासिक सिद्धांत, इस शब्द को ध्यान से देखिए। दूसरा है, अधिकार क्या राज्य की देन है, राज्य समाज की देन है, राज्य या समाज की, राज्य समाज दोनों लिख लीजिए, राज्य समाज की देन है या राज्य परंपराओं की देन है। ओके, तो ऐतिहासिक सिद्धांतों की हम बात करें तो ये परंपराओं की देन होती है। कंजर्वेटिज्म थ्योरी के अंतर्गत हमने देखा कि परंपराओं में जिसको स्वीकार कर लिया जाता है वही बाद में अधिकार बन जाता है। एडमंड बर्ग ऐसी बात कहते हैं। तो ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो अधिकार क्या है? अधिकार इतिहास की देन है। अधिकार इतिहास की देन है, इतिहास की देन है, या हम कह सकते हैं ये परंपराओं की देन है। इतिहास की देन कह सकते हैं, परंपराओं की देन हम कह सकते हैं।
और वे रीति रिवाज जो लंबे समय से चले आ रहे हैं तो वो अधिकार बन जाते हैं। ऐसे रीति रिवाज हो सकते हैं जो एक लंबे समय से चले आ रहे हैं, वो हमारे अधिकार बन जाते हैं एक समय के बाद में। कुछ ट्रेडिशन हो सकते हैं, कुछ मान्यताएं हो सकती है जो एक लंबे समय से चली आ रही है, 200 साल, 300 साल, 400 साल तक चली आ रही है, वो ही बाद में अधिकार बन जाते हैं। अलग से इनको देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो गया अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की विशेषताएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किसका एक भाग है? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किसका एक भाग है? तो प्राकृतिक अधिकार ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, ऐसा थोड़ी है। देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का, शक्ति सिद्धांत का, या सामाजिक समझौते सिद्धांत का? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी है उसके अंतर्गत हम बात करते हैं प्राकृतिक अधिकारों का, नेचुरल राइट्स की बात की जाती है। होब्स ने भी किया, इस प्रकार के अधिकारों की बात किया। जॉन लॉक ने भी ऐसे ही कुछ अधिकारों की बात की जाती है। होब्स क्या कहते हैं? जीवन का अधिकार आपको, और जीवन के लिए आप कुछ भी कर सकते हो अपने आप को जीवित रखने के लिए। उसके बाद में जॉन लॉक आते हैं जो कि संपत्ति का विचार देते हैं, संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, और तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, जॉन लॉक के द्वारा दिया जाता है। तो ये क्या है? ये सब प्राकृतिक अधिकार होते हैं, और प्राकृतिक अधिकार किसमें हम पढ़ते हैं? सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत इनको पढ़ा जाता है। अगला है यहाँ पर जीवन, स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य है, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये पूछा है इसमें। जीवन, स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य है, किससे जुड़ा हुआ है? किसमें आपको ये देखने को मिलता है? तो अमेरिका स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में क्या आपको ये सब दिखाई देता है? ओके। दूसरा इसमें भारत के संविधान की उद्देशिका में, तो जीवन, स्वतंत्रता और सुखानुसरण ऐसे कुछ तथ्य आपको भारत के संविधान में नहीं दिखाई देंगे, सब भी नहीं दिखाई देंगे, ये बात है। तीसरा इसमें सोवियत नागरिकों के अधिकार, और चौथा इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान के अधिकार पत्र। तो अमेरिका का जो संविधान का घोषणा पत्र है जो कि 1776 के अंतर्गत, जब वहां पर क्रांति की शुरुआत होती है 1776 से 83 तक, तो जब क्रांति का प्रारंभ अमेरिका में होता है तो एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है, और उसमें जीवन और स्वतंत्रता की बात की जाती है, सुखानुसरण की उसमें बात की जाती है। तो ये तीनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये अमेरिका क्रांति से जुड़े हुए हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया सुख की साधना, सुख की साधना। ओके, जीवन हो गया, दूसरा हो गया स्वतंत्रता, और तीसरा हो गया सुख की साधना। ये तीनों ही जुड़े हुए हैं अमेरिका क्रांति से, जो कि 1776 के अंतर्गत यहाँ पर अमेरिका में क्रांति का प्रारंभ होता है। तो ये तीन अधिकारों की बात इसमें की गई है। क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व किसका नारा है? आसान सा क्वेश्चन है। 1789 फ्रांस की क्रांति का घोषणा पत्र में ये कहा गया है। 1789 फ्रांसीसी जो घोषणा पत्र, उसमें क्या कहा गया? स्वतंत्रता, समानता, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी स्लोगन है उसी का ये। ओके, 1789 फ्रांस की क्रांति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 नंबर। ओके, एडमंड बर्ग किस सिद्धांत का समर्थक है? तो ये एक ऐतिहासिक अधिकार, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, और ये हो गया नैसंगिक अधिकार। ओके, यानी नेचुरल राइट्स हो गया, लीगल राइट्स हो गया, मॉरल राइट्स हो गया, और हिस्टोरिकल जो राइट्स है एक परंपरा के तहत मिलते हैं, या इतिहास से हमें जो अधिकार मिलते हैं। तो ये हो गया बी पॉइंट। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास में, सही आंसर क्या होगा? तो इसके अंतर्गत ऐतिहासिक अधिकार, अभी हमने बात किया इतिहास की, हमने बात किया परंपराओं की, हमने बात किया परंपराएं जो लंबे समय से चली आ रही है और उनको समाज लगातार स्वीकार करता है, तो वो एक समय के बाद में अधिकार बन जाते हैं। ऐसी बात एडमंड बर्ग के द्वारा कही गई, और ये जुड़े हो गए ऐतिहासिक अधिकार से। ओके, क्वेश्चन नंबर है 11। जॉन लॉक ने समर्थन नहीं किया, किसका जॉन लॉक के द्वारा समर्थन नहीं किया जाता? संपत्ति का श्रम सिद्धांत, क्या इसका समर्थन जॉन लॉक के द्वारा किया जाता है? यस
यस किया जाता है। राज्य व समाज में अंतर, राज्य व समाज दोनों अलग-अलग है, ऐसी बात इनके द्वारा की गई। संपत्ति का श्रम सिद्धांत इन्हीं का है। राज्य एक साधन है, ये बात भी ठीक है, और नागरिकों को सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इनका नहीं है। जब सेकंड जो एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जनता और सरकार के बीच में, तो क्या एग्रीमेंट होता है, उसमें बात की जाती है कि यदि आप ठीक से काम नहीं करोगे, तो आपके विरुद्ध क्रांति कर सकते हैं। केवल सेकंड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें ऐसी बात की जाती है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि नागरिकों को सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं है। एक स्टेटमेंट ये है, राज्य व समाज में अंतर। यस, राज्य व समाज को अलग-अलग बताते हैं। ओके, इन दोनों में वो अंतर जरूर करते हैं। और पहला है यहाँ पर संपत्ति का श्रम सिद्धांत। तो संपत्ति का श्रम सिद्धांत उनके द्वारा दिया जाता है, यानी किसी भी वस्तु में, आपके पास में कुछ वस्तुएं हैं और यदि आप उसमें श्रम लगा देते हो, अपना लेबर लगा देते हो, तो वो वस्तु आपकी हो जाएगी। मान लेते हैं इतना ये जमीन है, ओके, ऐसे ही रखी हुई है, पड़ी हुई है जमीन, और इसमें हम कुछ समय काम कर लेते हैं, इसमें हम अपने लेबर को ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा संपत्ति हो जाएगी। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा जॉन लॉक ने। तो संपत्ति का श्रम सिद्धांत इन्हीं से जुड़ा हुआ है। इससे पहले रिकार्डो जो कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए, क्लासिकल लिबरलिज्म से भी जुड़े हैं, उन्होंने भी ऐसी बातें की। ओके, श्रम की बात उनके द्वारा की जाती है। उसके बाद में जॉन लॉक, और उसके बाद में एक बार फिर से मॉडिफाई किया जाता है कार्ल मार्क्स के द्वारा, जो कि श्रम को ही सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ओके, तो ये हो गया ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। डी हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और स्वतंत्रता पर 4 निबंध, 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है ईसा बर्लिन। ईसा बर्लिन, जिनको हम पढ़ते हैं लिबर्टी के अंतर्गत, नेगेटिव लिबर्टी के अंतर्गत इनको पढ़ा जाता है। और इनका बुक कौन सा है? 4 एसेज ऑन लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर है 13। स्वतंत्रता और समानता दोनों लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। स्वतंत्रता और समानता दोनों से ही तो लोकतंत्र चलता है। तो ये क्या इसके पिलर की तरह काम करते हैं, डेमोक्रेसी के पिलर की तरह काम करते हैं, स्वतंत्रता और समानता। दोनों का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है। ओके, व्यक्ति का जो संपूर्ण विकास है, यानी आध्यात्मिक विकास की हम बात करें, शारीरिक विकास की हम बात करें, तो ये किसके द्वारा होगा? ये होगा स्वतंत्रता और समानता के द्वारा। जब व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है, तो व्यक्ति का मानसिक विकास भी होगा, व्यक्ति मानसिक रूप से स्वतंत्र होगा। और यह जब मानसिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति व्यक्ति का जो विकास होगा, तब वह स्वतंत्र होगा। ओके, तो ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से जुड़े हुए हैं, और ये दोनों ही लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। क्यों आधार स्तंभ है? क्योंकि दोनों का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 14 नंबर। कौन सा अधिकारों का सबसे पुराना अधिकार, सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा अधिकारों से जुड़ा हुआ? आर्थिक अधिकार, आदर्शवादी सिद्धांत, वैधानिक सिद्धांत और प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। इसमें से सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पहले अधिकारों की बात किया था जॉन लॉक के द्वारा, और जॉन लॉक बात करते हैं नेचुरल राइट्स की। तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सबसे पुराना है। ओके, अधिकारों की बात सबसे पहले किसने किया? प्राकृतिक अधिकारों की जॉन लॉक की ने। ओके, तो सबसे पुराना कौन सा है? ये वाला प्राकृतिक अधिकार वाला जो ऑप्शन है आपका डी नंबर, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अन्याय का जन्म वहां से होता है जहां समान लोगों के साथ में असमान व्यवहार किया जाता है, और इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, तो ये किसने कहा? ये ऐसा किसने कहा कि इस प्रकार का यदि व्यवहार किया जाता है किसी समाज या किसी राज्य के अंतर्गत, तो ऐसा कहाँ होता है, ऐसा क्यों होता है? ये सब किसने कहा? अरिस्टोटल के द्वारा ऐसा कहा गया। इन्हीं का स्टेटमेंट है ये।
ओके, तो अरिस्टोटल आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने क्या कहा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात अरिस्टो के द्वारा की जाती है, वितरणात्मक न्याय। जिसमें वो कहते हैं जैसे व्यक्ति में योग्यता है, जैसे व्यक्ति के गुण होते हैं, उसके अनुसार ही उनको उनके पास में क्या होना चाहिए, उनके पास में अधिकार होने चाहिए, उनके पास में उनको पुरस्कार देना चाहिए। जैसी योग्यता है उसके अनुसार व्यक्ति को पद मिलना चाहिए। यानी जो है जैसी जिसमें योग्यता है उसको वैसा ही पद मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो समाज में अन्याय बढ़ जाएगा। ऐसा कहा था अरिस्टो ने अपने वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत। ओके, तो ये हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16, किस कॉन्सेप्ट की आलोचना स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई है? क्या ये पहले बताया गया? ध्यान नहीं है, पहले शायद ऐसा क्वेश्चन किया था। निम्नलिखित में से किस संकल्पना की आलोचना स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई है? रूसो का जनरल विल। ये एक तरह से स्वतंत्रता का विरोधाभास ही होता है। रूसो के जनरल विल में कैसे, जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तब व्यक्ति स्वतंत्र होता है, ऐसा रूसो के द्वारा कहा गया। और व्यक्ति के यहाँ पर अधिकार नहीं होंगे। जब व्यक्ति के अधिकार ही नहीं होंगे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ होगी? जब व्यक्ति के पास अधिकार होंगे तो अधिकारों के साथ में ही तो स्वतंत्रता आती है। तो एक प्रकार से विरोधाभास आपको यहाँ पर रूसो के कॉन्सेप्ट में, जनरल विल का कॉन्सेप्ट है उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। रूसो क्या कहते हैं? रूसो कहते हैं कि जैसा आपको कहा जाए आपको वैसा ही करना होगा, क्योंकि जो रूल और रेगुलेशन बनाए हैं वो आपकी सहमति से बनाए हैं और आपने उसको सहमति दी है। उसके बाद में यदि एक बार आपने सहमति दे दी है, उसके बाद में आपको फॉलो करना होगा। जो रूल सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं या कोई भी कानून है उसको आपको फॉलो करना है। उसके बाद में आपके पास में कोई भी राइट्स नहीं है, आपके केवल और ड्यूटीज है, केवल और केवल ड्यूटीज है। और रूसो यहाँ पर ये कह देते हैं कि आप जब ड्यूटीज को फॉलो करते हो, अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, तभी आप स्वतंत्र होंगे, तभी आप स्वतंत्र होंगे। तो एक प्रकार से ये विरोधाभास है। ये क्या, ये स्वतंत्रता दे रहे हैं या गुलामी की जंजीरों में बांध रहे हैं, पता नहीं चलता है यहाँ पर रूसो के विचारों में। कारण यही है कि कोई भी फिलोसोफर उस समय थे, उनके लिए सब कुछ कहना आसान नहीं था। पहली बात, सब कुछ वो इतनी आसानी से नहीं कह सकते थे। यदि सब कुछ आसानी से कह दिया तो उनको प्रॉब्लम हो सकती थी। तो वो काफ़ी घुमा-फिरा के बातें अपनी कहते थे। हालाँकि ये हो सकता है जो वो कहना चाह रहे थे वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्या पता वो अलग से कुछ कहना चाह रहे हैं और हम उसको अलग समझ रहे हैं। लेकिन जो-जो उन्होंने इस समय कहा है अपने कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, रूसो ने जो जनरल विल के अंतर्गत कहा, वो मोटा-मोटा तो यही कहा कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जैसा कहा जा रहा है वैसा आपको करना चाहिए। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, इससे व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा। जब आप जैसा आपको कहा जा रहा है वैसा आप करोगे तो व्यक्ति स्वतंत्र कहाँ होगा? ये तो सोचने की बात है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं रूसो के बारे में, स्वतंत्रता की विरोधाभास की अवधारणा इन्हीं से जुड़ी हुई है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नोजिक स्वेच्छावादी था, यानी लिबर्टेरियनिज्म से जुड़े हुए हैं, स्वेच्छातंत्रवादी है। क्या ये बात ठीक है? हाँ ठीक है, नोजिक स्वेच्छावादी थे। नोजिक ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और यथोचित संपत्ति का समर्थन किया है। क्या ये स्टेटमेंट भी ठीक है? नोजिक ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत महत्वपूर्ण माना है और संपत्ति का समर्थन किया है। यानी जॉन लॉक के जो विचार हैं, संपत्ति के जो विचार जॉन लॉक के, उनको एक बार फिर से दिया जाता है नोजी के द्वारा। एक बार फिर से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का प्रयोग यहाँ पर नोजी के द्वारा किया जाता है। तो ये बात ठीक है कि संपत्ति का समर्थन किया जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। और इसलिए ये कौन है, लिबर्टेरियनिज्म से जुड़े हुए हैं। दोनों बात ठीक है, दोनों में रिलेशन आपको दिखाई देगा। तो आंसर हो जाएगा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और वो है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन,
सिविल सेवक को उपलब्ध नहीं है। ऐसा कौन सा अधिकार है जो सिविल सर्वेंट को यहाँ पर उपलब्ध नहीं है? ओके, तो कौन कौन सा विचार हो सकता है? पहला है राजनीतिक विचार व्यक्त करना, क्या वो राजनीतिक विचार व्यक्त कर सकते हैं? दूसरा है राजनीतिक आंदोलन को समर्थन देना, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्या अपने पॉलिटिकल आइडियाज को बता सकते हैं कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से, ऐसा क्या उनको अधिकार है? सोचिए। राजनीतिक आंदोलन का समर्थन, क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी जो मूवमेंट चल रहा है, सोशल एनवायरनमेंट, किसी भी प्रकार से क्या उसका समर्थन उनके द्वारा किया जा सकता है? तीसरा है राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान करना, और अंतिम है हमारा राजकीय तथा राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करना। तो सिविल सेवक को कौन सा उपलब्ध नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, कौन सा उपलब्ध नहीं है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? राजनीतिक विचार व्यक्त करना नहीं, वो अपने राजनीतिक विचार व्यक्त नहीं कर सकते, वो ओपन नहीं कर सकते कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करते हैं। ओके, तो उनको ये अधिकार नहीं है अपने विचार व्यक्त करने का। दूसरा है राजनीतिक आंदोलन का समर्थन, वो किसी भी आंदोलन का समर्थन नहीं कर सकते। तीसरा है वित्तीय योगदान, नहीं वो कुछ भी नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन वो मतदान कर सकते हैं, जैसा उनके मन में है, जिसको वो सपोर्ट करते हैं उसको मतदान कर सकते हैं। केवल बोल नहीं सकते कि हमने उनको मतदान किया है, आप भी उसको कीजिए, इस प्रकार से अपील नहीं कर सकते। वो किसी आंदोलन में जाके उनको नहीं बोल सकते कि हम आपका समर्थन करते हैं, ऐसा उनके द्वारा नहीं बोला जा सकता। तो 1 2 3 1 2 3 यानी आंसर हो जाएगा थर्ड, सी नंबर इसका सही आंसर है। अब है हमारा 19 नंबर, सूचना के अधिकार को परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? स्वीडन, स्वीडन 1776। ओके, तो यहाँ पर सूचना के अधिकार सबसे पहले दिया गया था, इंफॉर्मेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। ओके, तो सूचना का जो अधिकार, आप सूचना प्राप्त कर सकते हो, ऐसे अधिकार सबसे पहले स्वीडन के अंदर दिए गए थे। समय था 1776। और यदि हम भारत की बात करें, भारत में कब दिया गया? 2005। 2005 में ये अधिकार भारत में भी दिया गया है। और अब चलते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ, 20 नंबर क्वेश्चन, मानव अधिकार। इस पर हमने पहले भी बात किया, एक बार फिर से हम बात करेंगे। जो अच्छा क्वेश्चन होता है उस पर हम बार बार बात करते हैं। तो मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किस अधिकारों को हम शामिल नहीं किया गया है? नहीं किया गया है, यह आपसे पूछा है। तो शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, उत्पीड़न और दासता से मुक्ति का अधिकार, और आवास का अधिकार। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। ओके, तो शिक्षा का अधिकार हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वास्थ्य का अधिकार ये भी हो सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवास का अधिकार ये भी है, और उत्पीड़न और दासता से मुक्ति का अधिकार, ऐसा कोई भी अधिकार इसमें नहीं दिया गया है। उत्पीड़न और दासता से मुक्ति का अधिकार इसमें नहीं है। सेकंड जो जनरेशन है, सेकंड जो ह्यूमन राइट्स है आपके, इसमें आपको इस प्रकार के अधिकार नहीं दिए गए। थोड़ा सा लिख लीजिए इसको, इस प्रकार के जो अधिकार वो क्या है। तो समय था 1979 का, 1979 का वो समय था। और एक विचारक है कैरल वासा, कैरल वासा, इन्होंने ही सबसे पहले ये प्रपोजल दिया था 3 पीढ़ियों, ये जो 3 जनरेशन की हम बात करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और 3 ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ऐसा प्रपोजल सबसे पहले इन्हीं के द्वारा लाया जाता है, कैरल वासा के द्वारा। 1979 के अंतर्गत पहली पीढ़ी, पहली, दूसरी और तीसरा। पहला कौन सा है? नागरिक अधिकार। ओके, दूसरा कौन सा है? सामाजिक अधिकार। और तीसरा जो बच गया उनको हम तीसरी पीढ़ी के अधिकार हम कहते हैं। ओके, पहला कौन सा हो गया? नागरिक अधिकार, दूसरा हो गया सामाजिक अधिकार, और तीसरा हो गया जो इन दोनों में नहीं आएगा उसको हम तीसरे में हम शामिल कर लेंगे। तो पहला हो जाएगा, इसमें हम शामिल करते हैं जीवन का अधिकार। ओके, कानून सबके लिए समान होना चाहिए, मतदान का अधिकार। तो इस प्रकार के जो अधिकार है, जहां बात की जा रही है नागरिक की, नागरिकता से जुड़े जो अधिकार है, जीवन का अधिकार, कानून यानी सबके लिए कानून एक समान होना चाहिए, और मतदान करने का अधिकार। तो इस प्रकार के अधिकारों को हम
फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स के नाम से जानते हैं और इस प्रकार के अधिकारों को इसमें शामिल किया जाता है और यही अधिकार सबसे पहले हमें मिलते हैं। जीवन का अधिकार, कानून का अधिकार, मतदान का अधिकार या धर्म का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता आपको होती है, इसमें हम शामिल करते हैं। सेकंड है सामाजिक अधिकार। जब ये मिल जाते हैं, नागरिक अधिकार सबको मिल जाते हैं, उसके बाद में सामाजिक अधिकारों की बात की जाती है 1945 के बाद में। और जब मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी होता है, उसमें भी ये सब बात की जाती है, सामाजिक जो अधिकार है उनकी बात इसमें की जाती है। तो सामाजिक अधिकार हमें कब प्राप्त होते हैं? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, या हम कह सकते हैं 1945 के बाद में। जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उसमें हमें इस प्रकार के अधिकार मिलते हैं, सेकंड जनरेशन वाले। तो इसमें हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं? तो इनमें हम शामिल कर सकते हैं सामाजिक अधिकार। जो सामाजिक अधिकार है उनको हम शामिल कर सकते हैं, जैसे रोजगार, आवास, स्वास्थ्य, ओके, या भूख से हमें कोई भूखा नहीं मरेगा, इस प्रकार के अधिकार, बेरोजगारी भत्ते इस प्रकार से हमें मिलने चाहिए। तो इस प्रकार के जो अधिकार है जो कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, उनको हम शामिल करते हैं सेकंड जनरेशन के अंतर्गत। यानी सबसे पहले नागरिक अधिकार हमें मिलते हैं, उसके बाद में हमें सामाजिक अधिकार मिलते हैं, और तीसरे जो बच गए वो तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। यानी तीसरी पीढ़ी में ये सब हमें मिल जाता है, मेन चीजें हम मिल गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें अच्छा पर्यावरण हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर बात की जाती है पर्यावरण की। मेन बात तो इसमें पर्यावरण की जाती है कि अब हमें अच्छा पर्यावरण मिलना चाहिए। और उसके बाद में जैसे जैसे मल्टीकल्चरलिज्म आता है 1970s के बाद में मल्टीकल्चरलिज्म आता है, वैसे वैसे यहाँ पर समूह के अधिकारों की बात करना शुरू कर देते हैं। जो एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अधिकारों की बात की जाती है कि इस कम्युनिटी को आप अलग अधिकार दीजिए, इस कम्युनिटी को आप ज़्यादा दे सकते हो, क्योंकि इनको प्रॉब्लम है, कल्चरल कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या कुछ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे में कुछ को यानी एक समूह को कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। तो ये किस में शामिल करते हैं? ये हम शामिल करते हैं तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत। और एक हो सकता है आत्म निर्णय का अधिकार, हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है, इस प्रकार के अधिकारों की बात भी तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत की जाती है। तो ये हो गया तीन पीढ़ी। जो पहला है उनको हम कहते हैं नीला अधिकार, ब्लू राइट्स, इसको हम क्या कहते हैं? नीला अधिकार, ब्लू, ओके। और जो सेकंड है, सेकंड को हम शामिल करते हैं लाल अधिकार, रेड, ओके। और जो लास्ट है, लास्ट में हम शामिल करते हैं हरा, ग्रीन को हम शामिल करते हैं। तो ये तीन प्रकार के अधिकार हो गए। पहले कौन से अधिकार है? नीला, ओके, ब्लू राइट्स हो गए, और सेकंड हो गया रेड, और तीसरा हो गया ग्रीन की बात हम कर सकते हैं। इसको कैसे ध्यान में रखोगे? पर्यावरण वालों को आप ग्रीन के साथ में जोड़ सकते हो, ओके। और पहला दूसरा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा पहला, और दूसरा हो जाएगा रेड। तो ये तीन अधिकार है। पहली पीढ़ी के अधिकारों को हम कहते हैं नीला अधिकार, दूसरे पीढ़ी को हम कहते हैं लाल अधिकार, और जो तीसरी पीढ़ी के अधिकार है उनको हम कहते हैं हरे अधिकार, ओके। किसके द्वारा सबसे पहले लाया गया था? 1979 में केरल वासा के द्वारा इस प्रकार का एक क्लासिफिकेशन दिया जाता है, ओके। तो अभी के लिए इतना ही। ये 20 क्वेश्चन हो गए हैं, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।